नमस्कार। सोचिए क्या होता है जब इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे अहम घटनाओं के बीच एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही पर्सनल प्रेम कहानी पनपती है। आज हम कैथरीन क्लेमेंट के नॉवल एडविना और नेहरू के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लेखक सच्चाई और कल्पना को मिलाकर इतिहास को एक बिल्कुल नई नज़र से हमारे सामने रखता है। हाँ, जरा सोच कर देखिए। एक तरफ भारत की आजादी का वो जबरदस्त संग्राम और दूसरी तरफ दो इंसानों के दिलों की उथल-पुथल। कोई लेखक इन दो एकदम अलग दुनियाओं को एक कहानी में पिरो कैसे सकता है? यही तो इस नॉवल का सबसे बड़ा कमाल है। तो इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद लेखक से ही मिलता है। चलिए देखते हैं कि कैथरीन क्लेमेंट इस कहानी को बताने के लिए आखिर कौन सा अनोखा रास्ता चुनती हैं। ये वो सवाल है जिससे लेखक अपनी प्रस्तावना में जूझती हैं। ये एक तरह से किसी रस्सी पर चलने जैसा है ना? एक तरफ इतिहास के वो ठोस तथ्य हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, और दूसरी तरफ उन किरदारों की भावनाएं हैं जिन्हें आपको जिंदा करना है। और यहीं पर लेखक कैथरीन क्लेमेंट बिल्कुल साफ साफ कहती हैं कि ये किताब कल्पना और सच का एक मिश्रण है। मतलब वो सच्चाई की नींव पर एक ऐसी कहानी बना रही हैं जो हमें इतिहास की किताबों से भी आगे ले जाकर एक गहरी समझ देती है। तो आखिर ये हिस्टोरिकल नॉवल या ऐतिहासिक उपन्यास होता क्या है? असल में ये एक ऐसा तरीका है जो लेखक को इतिहास के खाली पन्नों को भरने की आज़ादी देता है। जहां पर डॉक्यूमेंट्स और सबूत खत्म हो जाते हैं, वहां लेखक अपनी कल्पना से उन भावनाओं और बातों को बनाता है जो शायद उस पल में सच में रही होंगी। चलिए अब सीधे उपन्यास के अंदर चलते हैं, इसकी प्रस्तावना में, जो हमें उठाकर सीधे 1922 के उस दौर में ले जाती है जब भारत का राजनीतिक माहौल एकदम उबल रहा था। आप जरा देखिए कि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हालात कैसे पलट जाते हैं। 4 फरवरी को एक प्रदर्शन हिंसक हो जाता है। 8 फरवरी को गांधी जी आंदोलन ही वापस ले लेते हैं और 9 फरवरी तक ब्रिटिश सरकार में गांधी जी की गिरफ्तारी को लेकर बहस छिड़ जाती है। हर दिन एक नया मोड़, एक नया संकट। चौरी चौरा की वो घटना, उसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन होना था, वो अचानक भयानक हिंसा में बदल गया। 24 पुलिस वालों की जान चली गई। ये आज़ादी के आंदोलन के लिए एक बहुत ही बड़ा और दुखद मोड़ था। और इस हिंसा ने गांधी जी को इतना इतना ज्यादा दुखी किया कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही रोक दिया। उनका मानना था कि भारत की आत्मा तो अहिंसा में बसती है और वो इससे कोई समझौता कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन उनके सिद्धांतों पर एकदम खरा उतरने वाला फैसला था। आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दीं। सिर्फ 2 महीनों के अंदर जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू समेत लगभग 30,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 30,000 लोग। एक तरफ भारत की जेलें भर रही थीं और दूसरी तरफ ब्रिटिश इलीट क्लास की दुनिया में कुछ बिल्कुल ही अलग चल रहा था। शैंपेन, पार्टियां और रोमांस। चलिए अब कहानी के उस एकदम अलग पहलू पर चलते हैं। उपन्यास की दूसरी कहानी इन 2 किरदारों के आसपास घूमती है, एडविना एशले और लॉर्ड डिकी माउंटबैटन। मतलब दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। एडविना के पास बेशुमार दौलत थी, तो वहीं माउंटबैटन के पास शाही खानदान का नाम तो था पर पैसा नहीं था। इन दोनों के बीच एक बड़ा ही तेज तूफानी रोमांस चल रहा था। और इसका एक छोटा सा उदाहरण है लॉर्ड माउंटबैटन की ये हल्की फुल्की कविता जो उन्होंने एडविना के लिए लिखी थी। ये उनके रिश्ते के उस निजी और चुलबुले अंदाज को दिखाती है जो उनकी पब्लिक लाइफ से बिल्कुल अलग था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जिस हफ्ते भारत में हजारों लोग जेल जा रहे थे और आज़ादी का आंदोलन दम तोड़ रहा था, ठीक उसी समय 10 फरवरी 1922 को दिल्ली से बहुत दूर एडविना ने माउंटबैटन के शादी के प्रपोजल को हाँ कह दिया। 2 दुनियाएं जो एक दूसरे से पूरी तरह बेखबर थीं। तो सवाल फिर वही है, एक लेखक इन 2 बिल्कुल अलग अलग धागों को एक साथ बुनता कैसे है? इसका जवाब हमें एक बार फिर लेखक की प्रस्तावना में ही मिलता है, जहां वो अपनी लिखने की टेक्निक का खुलासा करती हैं। देखिए, कैथरीन क्लेमेंट अपनी कहानी बनाने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीके अपनाती हैं। वो असली लोगों और घटनाओं को लेती हैं और फिर इतिहास के उन खाली पन्नों को अपनी कल्पना से भरती हैं।
ऐसी चीजों से जो शायद हुई नहीं पर हो सकती थीं। और कभी-कभी तो जो सच में हुआ वो कल्पना से भी ज्यादा हैरान करने वाला होता है। ये जो लाइन है ना, ये एक तरह से हिस्टोरिकल नॉवल की आत्मा है। इसका मतलब है कभी-कभी जो असल में हुआ वो इतना अजीब और अविश्वसनीय लगता है कि कहानी जैसा लगे, और कभी-कभी लेखक की कल्पना इतनी असली लगती है कि हम उसे सच मानने लगते हैं। मतलब साफ है, एक नॉवेलिस्ट का काम सिर्फ तारीखें और फैक्ट्स गिनाना नहीं है। असली मकसद है अतीत की इमोशनल सच्चाई को पकड़ना, कि उस जमाने के लोग कैसा महसूस करते थे, उनके असली संघर्ष क्या थे और उनकी आत्मा के अंदर क्या चल रहा था। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ लाते हैं। एक तरफ एक देश का संघर्ष, दूसरी तरफ एक निजी रोमांस। ये उपन्यास हमें यही दिखाता है कि कैसे ये दो अलग अलग दिखने वाले धागे आखिर में जाकर एक ही किस्मत के ताने बाने में उलझ जाते हैं। और ये जो कवर है ना, ये इन दो जबरदस्त कहानियों के मिलन का एक बेहतरीन सिंबल है। नेहरू और एडवीना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल कहानी भारत के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा बन जाती है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो उपन्यास की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल कॉन्ट्रास्ट के साथ होती है। एक तरफ भारत की अंधेरी जेलों में बंद हजारों स्वतंत्रता सेनानी हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में वाइसरॉय के महल में जगमगाती पार्टियां और शैंपेन हैं। इन दो तस्वीरों को एक साथ रखकर लेखक कहानी में एक गहरा तनाव पैदा करता है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक पूरे देश का भविष्य और दो लोगों का निजी जुनून आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, इतिहास कैसे बदलता है। यही वो सवाल है जो इस कहानी को इतना यादगार बना देता है।